हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। घटना चक्र के बायोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था और उस 15 नंबर क्वेश्चन में जो है बहुत अच्छे से मैं समझ पाया था, हम लोग समझ पाए थे कि जो कोशिका है वो जो एक सजीव में जो एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न जब हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है बाबू कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नोन मानुस। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन हो जाएगा? तो क्रो मैग्नोन मानुस हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में कह रहा है कि क्रो मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक का वर्तमान मानव यानी कि होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल हुआ 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये जो होमोसेपियंस था, होमोसेपियंस का जो एक उपजाति था जिसका नाम था होमोसेपियंस फॉसिल्स। होमोसेपियंस फॉसिल्स को ही जो है क्रो मैग्नोन मनुष्य कहा जाता है। और क्रो मैग्नोन मनुष्य का जो है लंबाई अगर कहा जाए तो 6 फुट के आसपास था, 180 सेंटीमीटर के आसपास था। और इसका जो कपाल गुहा था 1600 क्यूबिक 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक आदि मानव की जाति है, स्पीसीज है। डेनिसोवन जो है एक आदि मानव का जो है जाति है, स्पीसीज है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है डिटेल में दिया हुआ है कि डेनिसोवन एक आदि आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगल में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने का पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लिस्टोसिन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और नियंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि जो डेनिसोवन है, डेनिसोवन का काल कब से कब तक था? तो 1.5 से लेके 2 लाख वर्ष पहले। और कहाँ पर? तो यूरेशिया मतलब रूस से लेके दक्षिण पूर्व एशिया तक जो है ये इनका निवास स्थान था, फैला हुआ था। और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ था? चीन से प्राप्त हुआ, तिब्बत से, साइबेरिया से प्राप्त हुआ, इनके जो है प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है और ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑर्कियोप्टेरिक्स किससे संबंधित है? तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी का नाम है ऑर्कियोप्टेरिक्स। यहाँ पर देखिए डिटेल से पढ़ते हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म में लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरण हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता था यानी कि बायो इवोल्यूशन को सिद्ध करता था। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो है ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन सबसे पुराना पक्षी है। और ये जो है सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी था, सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था।
इसमें जो क्या था कि इसमें इसका जो है ये जंतु के आकार का था, लेकिन इसमें जो है आ, उसका पंख विकसित हो गया था, तो ये उड़ने लायक हो गया था, ये उड़ने में सक्षम हो गया था। और ये जो ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है, ऑर्कियोप्टेरिक्स ये बायो इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास का एक सिद्ध करता है। जैव विकास हमारे जो है कैसे हुआ है, हमारे जैव का विकास कैसे हुआ है, इसको प्रमाण करता है। अगला है कि ऑर्कियोप्टेरिक्स को किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी माना गया। तो अभी आपको बताएं कि सरीसृप और पक्षियों के बीच के कड़ी माना गया है ऑर्कियोप्टेरिक्स को। अगला प्रश्न है मैमथ पूर्वज है, मैमथ किसका पूर्वज है। तो मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है, तो हाथी का। तो मैमथ जो है साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के बर्फ में दबे एक हाथी का पूर्वज है, जो अब विलुप्त हो चुका है, परंतु बर्फ के कारण इसका मृत शरीर आज भी सुरक्षित मिला है। मैमथ का वैज्ञानिक नाम है मैमूथस प्राइमिस प्राइमीजीनियस। मैमूथस प्राइमीजीनियस ये हाथी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि डायनासोर थे। तो डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे, तो मेसोजोइक सरीसृप थे। इसका डिटेल दिया हुआ है कि डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। डायनासोर क्या था, एक सरीसृप था जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मेसोजोइक महाकल्प आपको इरा पढ़ाए थे, युग युग जो था उसके बारे में हम लोग बताए थे। तो मध्यजीवी महाकल्प के तीन कल्पों ट्राइसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर, पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायनासोर जो है मेसोजोइक का कौन से कल्प में है, तो डायनासोर जो है मेसोजोइक का जो है क्रिटेशियस कल्प में है। कौन से कल्प से संबंधित है, क्रिटेशियस कल्प से संबंधित है, जिसमें पुष्पीय पौधा स्तनधारियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों से के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई है। आगे है कि डायनासोर रहे तो मेसोजोइक युग से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, जीवों का विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैलामेंडर, सैलामेंडर से अजगर, अजगर से कंगारू। ठीक है, तो जीवों के विकास के क्रम में सबसे पहले सैलामेंडर आया, सैलामेंडर से अजगर बना, अजगर से क्या बन गया, कंगारू बन गया। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व का, उसके पास अजगर यानी कि सरीसृप का विकास 300 मिलियन वर्ष पूर्व का, तथा कंगारू जो कि सीगुस धानी स्तन है सबसे बाद में 145 मिलियन पूर्व आया था। तो विकास क्रम यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है वर्गीकी। वर्गीकी को इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, या ऐसे कहा जाता है वर्गीकीकरण विज्ञान। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो लिनियस ने दिया था। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकीकरण का पिता किसे माना जाता है, तो लिनियस को ही माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का माना जाता है, लिनियस को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। हम लोग जो है आप क्या कीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा और इसका जो दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा खुद से। मैं हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इसमें। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधे के प्रजाति का सही क्रम है। तो सबसे पहले आ जाता है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। उसके बाद जाता है संघ जिसको फाइलम कहते हैं, उसके बाद जाता है वर्ग, क्लास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो जाता है पादप जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जीव विज्ञान में वर्गीकरण जीवों चाहे वो जीवित हो या विलुप्त हो को समान विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित किया गया है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकरण जो किया गया है उस विज्ञान को जो है क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है।
मैं आपको बताया था कि जो है पादप जगत को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहला आ गया प्लांट किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। मतलब हिंदी में अगर बात किया जाए तो पादप जगत संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इस प्रकार से जो है पादप जगत को बांटा गया है। उसी प्रकार से जंतु जगत को भी का बांटा जाता है। ठीक है, तो आगे आएगा जंतु जगत। कह रहा है कि आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है जाति। क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह जाति कहलाता है। इसका डिटेल दिया हुआ है कि सभी जीवों का वर्गीकरण उसकी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित करके किया जाता है। इस वर्गीकरण में एक पदानुक्रम और प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैक्सोनॉमी श्रेणी कहते हैं। लगभग 7 प्रमुख टैक्सोनॉमी रैंक की है, जिसमें सबसे छोटा आ जाता है जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद परिवार, उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत। आधारभूत समानताओं के युक्त व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह जाति कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह जाति कहलाता है। उदाहरण के लिए स्वरूप का मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। तो अगर आधारभूत समानताएं हैं तो जाति से संबंधित हो जाएगा। और ये रैंकिंग याद जरूर कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा हो जाता है जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद परिवार, परिवार के बाद वंश और वंश के बाद जाति। ये समूह बार बार पूछ देता है। आगे है कि जीव विज्ञान के पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकालना है और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों की सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटों की है। तो जीव जगत में जो है सबसे बड़ी संख्या कीट की है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं इसका कि जीव विज्ञानियों ने के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा कि कीट जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? तो कीट जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जाति 10 लाख कीटों की है। जंतु जल, स्थल, वायु सभी जगह रहते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। पादप की जातियों की संख्या कितना है? तो मात्र 4 लाख है। 10 लाख कीट का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। कंपाउंड खुर्दबीन नहीं, इसको दूरबीन कह सकते हैं। कंपाउंड दूरबीन के द्वारा जो है सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो जीवाणु अति सूक्ष्म और साधारण जीव है। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन होता है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन की जगह दूरबीन समझिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो सूक्ष्मजीव को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो कंपाउंड दूरबीन या। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं की खोज किसने किया था? तो जीवाणुओं की खोज लोवेन हुक ने किया था, ल्यूवेन हुक ने। आगे है कि एंटोनी वेन ल्यूवेन हुक को सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा जीवाणुओं की पहचान की थी। तो ल्यूवेन हुक ने किसका खोज किया था? तो सूक्ष्मजीव का खोज किया था और एक सूक्ष्मदर्शी भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक पाया जाता है। तो दोनों कथन सही है और स्पष्ट भी करता है, क्योंकि जो जीवाणु होता है, कुछ जीवाणु जैसे कह सकते हैं साइनो
बैक्टीरिया। ये जो जीवाणु है साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है, इसी के माध्यम से ना ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसी के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। तो हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके माध्यम से जो भोजन का संश्लेषित कर पाता है। तो व्याख्या जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा कि पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो जीवाणु के दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये जो जीवाणु है इसमें पूरी तरह से जो हरित लवक पाया जाता है वो तो अभाव होता है, लेकिन हरा 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 रंग का कुछ पदार्थ होता है जिसे हरित लवक ही कहा जाता है, वो पाया जाता है। जैसे हम बता दें प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित कोशिका होता है। तो उसके बीच के जो कुछ कड़ी है, कुछ जीव है, उसमें जो है थोड़ा सा कोशिका का विकास हो जाता है। उसी प्रकार भले पूर्ण रूप से हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ पदार्थ हरा हरा पाया जाता है, जिसे हरित लवक कहा जाता है। उसी हरे पदार्थ के माध्यम से जो है जो स्वपोषी बैक्टीरिया होता है, जो स्वपोषी जो है जीवाणु होता है, वो अपना भोजन बना पाता है। आगे है कि सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तीसरा, ये फूल देने वाले व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? अब देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा कि जीवाणु बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म, एक कोशिकीय आद्य जीव है, यानी प्रिमिटिव जीव है, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि किसको जो है आद्य जीव कहा जाता है, प्रश्न आ चुका है कई बार, जो एग्जाम में पूछ चुका है कि आद्य जीव यानी कि प्रिमिटिव जीव जो है किसे कहा जाता है। प्रिमिटिव जीव जो है किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि प्रिमिटिव जीव जो है बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इसका अध्ययन क्या कहला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम में निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिका दीवार। कोशिका दीवार ही तय करता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया जो है ग्राम निगेटिव है। आपको ये सर ये कैसे डिसाइड करता है? तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं के आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना भिन्न भिन्न होती है। कोशिका दीवार की संरचना, उसके अवयव और उसके कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है। तो जो कोशिका दीवार होता है उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो है बाहर की संरचना चेंज हो जाती है, और बाहर की संरचना चेंज हो जाती है तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका दीवार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये क्या है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। यहाँ पर है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कथन ए कह रहा है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, यानी फिजन के द्वारा जनन करता है। कारण कहता है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कहने का मतलब ये हो गया कि अमीबा जो है भंजन के द्वारा जनन तो जरूर करता है। अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? तो भंजन के द्वारा जनन करता है। ठीक है,
भंजन के द्वारा विभंजन के द्वारा जनन, फिजन के द्वारा जनन करता है। और क्यों करता है? क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव होता है, क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जो होता है, ये एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है? तो अलैंगिक जनन करता है। और ये अलैंगिक जनन जो करेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अलग होगा, जैसे कि मुकुलन के द्वारा जनन करेगा या अपने आप में बांट लेगा, ठीक है, द्विविभाजन के द्वारा जनन करेगा। तो यहाँ पर अमीबा जो है विभंजन, फिजन के द्वारा जनन करता है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी कोशिकीय जीव केवल अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। हालांकि एक कोशिकीय जीव यूकेरियोटिक जीव यथा पेरिमीशियम अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो मतलब हम क्या बोले, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव का मतलब ये हो गया, देखिए कोशिका जो है, कोशिका का विकास के आधार पर जो दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और ये यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय आ जाता है और यूकेरियोटिक में बहुकोशिकीय आ जाता है, बहुकोशिकीय आ जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय आ जाता है और यूकेरियोटिक में बहुकोशिकीय आ जाता है। अब बात यह है कि जो थोड़ा सा विकास कर गया है, एक कोशिकीय से थोड़ा सा विकास कर गया है, मतलब प्रोकैरियोटिक से थोड़ा सा विकास कर गया और यूकेरियोटिक से थोड़ा सा पीछे है, तो उसमें कैसा होगा? तो एक एग्जांपल है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय तो है लेकिन यूकेरियोटिक का थोड़ा सा उसकी कोशिका का विकास हो गया है। ठीक है, और जब विकास हो गया है पैरामीशियम का, तो उसमें दोनों प्रकार का जनन होगा, अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जीव में जो है दोनों प्रकार का जनन होता है, तो आप याद रखिएगा कि पैरामीशियम में जो है दोनों प्रकार का जनन होता है। पैरामीशियम में किसका जनन होता है? दोनों प्रकार का जनन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारा आंसर है, एक से ज्यादा आंसर है, इसलिए यहाँ पर स्टार दिया हुआ है। देखिए फर्द में भी बीजाणु से निर्माण होता है, ठीक है, शैवाल में भी होता है। तो याद रखिए, आगे चलते हैं कि शैवाल कायिक अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। शैवाल कायिक भी करते हैं, अलैंगिक भी करते हैं, लैंगिक भी जनन करते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जुस्पोर होते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु क्या होते हैं? जुस्पोर होते हैं। फर्न टेरिडोफाइटा का उदाहरण है जिसमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इसलिए आयोग द्वारा जो है नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, फर्न और शैवाल जो है किसके द्वारा जनन करते हैं? तो बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। किसके द्वारा जनन करते हैं? तो बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीवाणु, कवक और विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। मतलब जीवाणु सही है और कवक सही है। इसको कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, लेकिन विषाणु को नहीं। कहने का मतलब ये हो गया कि कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिया के कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया और कवक को जो है कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे पोटैटो डेक्ट्रोज एगर, सेवोरोड डेक्ट्रोज एगर। विषाणुओं को प्रतिरूपण के लिए एक जीवित पोषक कोशिका की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा बात विषाणु में नहीं है। विषाणु में क्यों नहीं है? तो विषाणु के प्रतिरूपण के लिए एक जीवित पोषक कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु में स्वयं की उपापचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें पृथक कृत्रिम रूप से संवर्धित नहीं किया जा सकता है। तो कृत्रिम रूप से संवर्धित किसे किया जा सकता है? तो सिर्फ जीवाणु और कवक को। आगे है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं।
कह रहा है कि समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आते हैं, जंतु आते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो असमतापी में आ जाते हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, लेकिन समतापी में क्या आ जाता है? पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तब पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं, उपस्थित उपस्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक गलत है, बाकी बचा सही है, मतलब गोल कृमि में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं हो जाता है, ये सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपस्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। कहने का मतलब ये हो गया कि इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूटरोस्टोमी यूसिलोमेटे यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिंबक प्रवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय यानी बाइलेटरल होती है। द्विपार्श्वी का अर्थ होता है, बाइलेटरल का मतलब ये हो गया आधा आधा बांट देना। ठीक है, याद रखिएगा, ये समझ लीजिए। बाइलेटरल का मतलब जैसे कि ये ऐसे ऐसे है, इसको आधा आधा बाइलेटरल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं, जबकि और सब सही है। ठीक है, और ये 15 नंबर लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, किंतु उसमें अब क्या सर तिलचट्टा में तो नहीं होता है, लेकिन तिलचट्टा में व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, याद रखिए, तिलचट्टा में जो है व्हाइट कलर का रक्त होता है। तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता, किंतु उसमें श्वसन अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। याद रखिएगा कि हाइड्रा में जो है श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। तिलचट्टा वायु नलिका से, तिलचट्टा किससे श्वसन करता है? वायु नलिका से, केचुआ त्वचा से और मछली कोलोम द्वारा श्वसन करती है। लेकिन इनमें रक्त होते हैं, तिलचट्टा में भी रक्त होता है, केचुआ में भी रक्त होता है, मछली में भी रक्त होता है। तिलचट्टा किसके माध्यम से? ट्रैकिया के माध्यम, वायु नलिका की जगह आप ट्रैकिया याद रखिएगा। केचुआ त्वचा से और मछली कोलोम से जो है अपना श्वसन करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है 15 प्रश्न इस वर्गीकी का और 7-8 प्रश्न पीछे वाले हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइंस का डिस्कशन करेंगे, आगे हो सके तो जीके जीएस या बिहार एसआई का सेट वगैरह का हम लोग डिस्कशन लाएंगे। तो आप बने रहिए चैनल से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।